नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है सर। आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये खबर पोखरैरा पंचायत से संबंधित है, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं इसी पंचायत के निवासी और वर्तमान में मुखिया जी के प्रतिनिधि मनहास तरन्नुम जी, और साथ में और भी इनके लोग हैं यहाँ पर, समाज से जुड़े हुए लोग हैं। और आप दर्शकों को बता दें कि ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पिछले जब इनकी उम्र 18 साल थी, उन्हीं समय से इन्होंने सामाजिक कार्यों में सक्रियता अपनी दिखानी शुरू कर दी। राजनीतिक दल से भी जुड़े रहे, लेकिन समाज की महत्ता इन्होंने दी है, जैसी जानकारी मिल रही है। और आज हम इनसे बात कर जानेंगे कि इस पंचायत की स्थिति क्या है, निष्पक्ष रूप से, जो कि एक सामाजिक स्थिति है, वो हम इनसे जानेंगे। ऐसे मुखिया जी के परिवार से हैं, उनके भी विचार के माध्यम से और स्थिति जानेंगे, लेकिन हम जानेंगे इस पंचायत की स्थिति निष्पक्ष रूप से कैसी है इनके माध्यम से। और दर्शकों को बता दें कि ये कार्यक्रम पूरा का पूरा सामाजिक है। इसमें हम जो आपको दिखा रहे हैं इस पंचायत की स्थिति, यह आपके लिए देखना आवश्यक है, क्योंकि आप हमारे दर्शकों में अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि भी हैं जो इस पोखरैरा पंचायत की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। तो ये जानकारी आपको ऑथेंटिक व्यक्ति जो यहाँ मनहास तरन्नुम जी हैं, उनसे लेकर आप तक पहुँचा रहे हैं। तो आप भी देखें, समझें और यहाँ की बेहतरी के लिए काम करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है मेरे पंचायत में। तमाम पंचायत वासियों की ओर से, विशेष रूप से इस पंचायत की मुखिया माननीय आमड़ा शरीफ की ओर से आपका इस पंचायत में स्वागत करता हूं। और आप यहाँ आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। सबसे पहला प्रश्न अगर हम आते हैं अपने लोग चौपाल के दर्शकों के लिए, तो वो ये है कि आपकी नज़र में, चूँकि आपने देश दुनिया भी देखा है, विकास का जो दायरा है, पैमाना है, उसमें आपका पंचायत कितना विकसित हो सका है आपकी नज़र में, वो पहले बताएं। मुझे लगता है कि मैं तो इलाके में और विशेष रूप से सीतामढ़ी के पंचायत तक जाता हूं। उस नज़रिए से अगर आप देखिएगा तो मेरी पंचायत दूसरी जगहों की बनिस्बत पंचायत के विकास में काफ़ी आगे गई है। और विशेष रूप से इस 5 वर्षों में जो विकास हुआ है, उसमें चहुमुखी विकास हुआ है और हर क्षेत्र में विकास की गंगा बही है। लेकिन चूँकि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, और आबादी जब बढ़ रही है तो यकीनन है कि वो गांव से लोग निकल करके बाहर में बस रहे हैं, और आबादी से हट कर बस रहे हैं खेत में, खलियान में, चौड़ में, चाचर में, जहां सड़कों की आवश्यकता अभी भी है। लेकिन मुख्य रूप से जो पंचायत से रिलेटेड है, जो आबादी पहले से बसी हुई है, वहां तक विकास का काफ़ी काम हुआ है। चाहे वो बिजली का क्षेत्र हो, बिजली के क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पे यहाँ वर्क हुआ है। इस 5 वर्षों में मुझे नहीं लगता कि शायद कोई ऐसा एक घर छूट रहा हो जहाँ तक बिजली हमने नहीं पहुँचवाई है। उसमें पूरी ताकत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, खुद अपने ट्रैक्टर से पोल खिंचवा करके, कंपनी के साथ लग करके, उनके लेबरों के साथ लग करके वो सारे वार्ड जहाँ पहले बिजली नहीं थी, एक समय था कि मेरे पंचायत के आधे हिस्से में बिजली नहीं थी और आधे हिस्से के लोग बांस बल्ले पे बिजली जला रहे थे। लेकिन आज आप पूरे पंचायत में देख सकते हैं, कुछ एक हिस्से को छोड़ करके जहाँ भी ज़रूरत है कि वहाँ पोल पहुँचा, वायरिंग पहुँची, और एक एक गरीब के घरों तक मैंने बिजली कनेक्शन कराने के लिए खुद लग करके एक एक घर में कनेक्शन करवाया है। और आज चाहे वो महादलित हों, दलित हों, पिछड़े हों, सामान्य जाति से आते हों, समाज के सभी लोगों के घरों तक, जो नीतीश कुमार जी का माननीय सपना था कि हर घर को बिजली लगातार मिलनी चाहिए, उसकी शक्ल में लगातार मैंने प्रयास किया और प्रयास करके बिजली का काम पूरे पंचायत में पूरा कराने का काम किया है। 1-2 जगह ऐसी है जहाँ पे कंपनी की नेग्लिजेंसी की वजह से काम रह गया, और कुछ वहाँ विवाद उत्पन्न होने के कारण भी काम रह गया, जिस पर फिर मैंने ऊपर में लिखा है, और लिखने के बाद पदाधिकारी से मेरी बातचीत हो रही है, और वो भी यथासंभव बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। दूसरा काम सड़कों का काम है। जो सड़कें पहले से बनी हुई थीं और जो जहाँ ज़रूरत थी, मेरे कार्यकाल में, इस 5 साल के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा पीसीसी अगर हुआ है तो मेरे 5 साल के कार्यकाल में पीसीसी हुआ है। सरकार की जो राशि आई, उसको हम लोगों ने पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी निष्ठा के साथ जनता की सेवा में, जहाँ जहाँ भी सड़कों की आवश्यकता थी, जहाँ पीसीसी की ज़रूरत थी वहाँ पीसीसी, जहाँ सोलिंग की आवश्यकता थी वहाँ सोलिंग, जहाँ सड़कें नहीं थीं वहाँ तकरीबन 3000 फीट एक जगह और तकरीबन 1000 फीट एक जगह नई सड़कों का निर्माण कराया है। जहां मुझसे पहले के कई प्रतिनिधि प्रयास करके थक गए, लेकिन वहां सड़कों का निर्माण नहीं हो सका, जिसमें पुरानी बाज़ार से लेकर के समीउर रहमान साहब के घर तक, बोहा चौड़ तक, फिरोज कुरैशी के घर से लेकर के तमन्ने कुरैशी के घर होते हुए जिलानी कुरैशी के घर तक
रजानगर मस्जिद से लेकर करके वहाँ सड़क नहीं थी, गार्ड वाल के साथ सड़क निर्माण कराया गया, जहाँ अलाउद्दीन साहब वगैरह के मोहल्ले में जाने के लिए रास्ता नहीं था। बालासात में उसी तरह दरोगा जी वाले रास्ते में सड़क नहीं था, गार्ड वाल बना करके वहाँ सड़क निर्माण कराया गया। जामा मस्जिद से लेकर के मास्टर प्यारे साहब के घर तक बनाया गया, फिर आगे विवाद होने के कारण वहाँ सड़क रुकी, नहीं बन सकी। आड़ियो सड़क से लेकर हिफ्जुल इस्लाम सिद्दीकी साहब के घर तक, आड़ियो सड़क से लेकर के हब्बान साहब की गली तक, आड़ियो सड़क से लेकर के और मज़ार शरीफ होते हुए हाजी हुमैदुर रहमान साहब के घर तक, आड़ियो सड़क से लेकर करके उबैदुर रहमान साहब के घर तक, आड़ियो सड़क से लेकर करके जो इस तरह से मैं आपको पूरा डिटेल बता रहा हूँ। अब्दुल मन्नान साहब के घर तक आड़ियो सड़क से लेकर के, आपको याद है लाइन में लाइन? मुझे पूरी सड़क याद है, मैंने काम किया है, धरातल पे काम किया है, कराया है जी। अब हम आते हैं, हम मानते हैं आपकी बात को। योजनाओं के बारे में हम लोग लिस्ट खैर ऑनलाइन भी उपलब्ध है, आपके पंचायत में कितना काम हुआ है लोग देख ही रहे हैं। मैं दर्शकों को जरूर कहना चाहूँगा, इन्होंने पूरी योजनाओं का लिस्ट सामने रख दिया है। और चूंकि आप दर्शक हमारे इस ग्राउंड से, इस जगह से जुड़े हैं, जो इस पंचायत के लोग हैं, उनको भी जरूर कहेंगे कि कमेंट करें कि कैसा योजनाओं पर काम हुआ है, आपको कैसा लग रहा है। अच्छा, एक बात और बताइए, ये तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आपने सड़क बनाया और आपने यहाँ व्यवस्था की, व्यक्तिगत लाभ जो सरकार दे रही है लोगों को, इसे राशन कार्ड की व्यवस्था है, आवास योजना के माध्यम से घर बनाने की बात है, शौचालय निर्माण को लेकर मदद मिल रही है, इन सब व्यक्तिगत लाभ जो लोगों को दिया जा रहा है उसको लेकर क्या स्थिति है आपके पंचायत में? उसमें साथ साथ जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है उस पर भी बड़ा ध्यान रहना है। व्यक्तिगत लाभ की जहाँ तक बात आप कीजिएगा, जब मैं मुखिया प्रतिनिधि के रूप में यहाँ स्थापित हुआ, मेरा जीवन पूरा राजनीति से जुड़ा हुआ रहा है और मैंने अपना पूरा जीवन ही सक्रिय किया और सक्रिय जीवन में मैं पूर्ण रूप से समर्पित रहा जनता के लिए। सबसे पहले जो मैंने स्टार्टिंग की, मेरी स्टार्टिंग था कि मैं शिक्षा देना शुरू किया। 12 जुलाई 1997 ईस्वी को मैंने एक स्कूल स्थापित किया, आइडियल किंडरगार्टन, और उसके माध्यम से यहाँ गरीबों को पढ़ाने का काम मैंने किया। उस समय जब सरकार ने भी रिजर्वेशन लागू नहीं किया था, उस वक्त मैं गरीबों के लिए 25% रिजर्व किया था अपने प्राइवेट स्कूल में कि मेरे यहाँ 25% ऐसे बच्चे पढ़ेंगे जिनसे फीस नहीं ली जाएगी, जो गरीब होंगे। उस वक्त सरकार का ये सर्कुलर नहीं था, शिक्षा का अधिकार कानून से पहले, उससे पहले उस वक्त ये रूल नहीं था। 2010 में शिक्षा कानून लागू हुआ, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, और उसमें ये निर्धारित किया गया 25%। और मैं 1997 में इस चीज़ को लागू किया मैंने अपने स्कूल में कि जो भी मेरे यहाँ निर्धन है उससे पैसा नहीं लेना है। उस वक्त के गरीब बच्चे जिनके माता पिता लिखना नहीं जानते थे, पढ़ना नहीं जानते थे, अंगूठा लगाते थे, आज उनके बच्चे ऑफिसर हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, आज कोई स्कूल चला रहे हैं, कोई कॉन्वेंट चला रहे हैं और एक इज्जत वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, प्रतिष्ठित ज़िंदगी जी रहे हैं। वो वर्क मैंने 12 जुलाई 1997 और 95 से शुरू किया था। ये पर्सनल लाभ था, जिसका नतीजा है कि आप देखने को मिलेगा कि कोई ऐसा मोहल्ला, कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहाँ बच्चे आज जागरूक होकर के आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आज भी मेरे स्कूल में, चाहे वो जामिया मिल्लिया की तैयारी हो, इंजीनियरिंग की तैयारी हो, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तैयारी हो, या जिस भी कॉलेज में पढ़ाने के लिए तैयारी हो, अब तो मैं खुद नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे जो भाई लोग हैं अभी वहाँ तैयारी चल रही है और बच्चों को डेवलप कराया जा रहा है कि तुम आगे बढ़ो, क्योंकि विदाउट एजुकेशन डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। आप एजुकेशन हासिल करो तभी हमारे समाज का विकास हो सकता है। ये पहला मेरा फोकस था, आज नहीं। जिस वक्त मेरी उम्र 18-19 साल थी उस वक्त की बात मैं कर रहा हूँ। जो आज के समाज की सबसे बड़ी ज़रूरत है, समाज की बिल्डिंग बन सकती है अगर उसे एजुकेटेड बना दिया जाए, तो समाज को बिल्डिंग देने की जरूरत नहीं है। जब हम अगर किसी को शिक्षित बना देते हैं या शिक्षा की राह पे चला देते हैं तो वह स्वतः अपने सभी चीज़ों को प्राप्त कर लेता और हासिल कर लेता। उसको बताने की जरूरत नहीं कि आपको बिल्डिंग कैसे बनानी है, आपको आगे कैसे बढ़ना है, अपने बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना है, ये बताने की जरूरत नहीं। मैंने मूल रूट को पकड़ा कि हमारा समाज डेवलप कैसे कर सकता है। करेंगे बात जी, योजनाओं की स्थिति पर हम लोग चर्चा कर लें कि क्या स्थिति है। सरकारी स्तर की बात अब करेंगे तो जो निजी लाभ के रूप में, जब से मैं यहाँ प्रतिनिधि हूँ मुखिया के रूप में, मैं जब बना तो 1100 लोगों की सूची मेरे पास आई भारत सरकार से, जिसमें लीगल जो लोग थे उसमें आवास सहायक के माध्यम से जो मेरे पास सूची आई उसमें 570 आवास की योजना की सूची आई, जिसमें जो उसका क्राइटेरिया है गवर्नमेंट का, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए अब तक 570 लोगों को निजी लाभ आवास के रूप में दिया जा चुका है। पुनः 805 लोगों का नए आवास में, जो लोग वंचित रह गए थे या किसी कारण से नहीं जुड़ पाया था जिन लोगों का नाम, उन लोगों का 805 लोगों का आवास योजना में नाम जुड़ा हुआ है, जिसकी प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्द उन लोगों को भी आवास योजना का लाभ मिलेगा। शौचालय के रूप में बड़े पैमाने पे हम लोगों ने वर्क किया और बड़े पैमाने पे वर्क करने के बाद यहाँ घर घर में जहाँ शौचालय नहीं था वहाँ शौचालय का निर्माण करा करके उन लोगों को सरकार की जो सहायता राशि थी 12-12 हज़ार रुपया, वो राशि दिलाने का काम किया गया। और उसमें मुझे लगता है कि तकरीबन यहाँ 1 करोड़ से ज़्यादा
जो है का लाभ लोगों को मिला है। कुछ लोग रह गए हैं, लेकिन उस पर भी प्रयास जारी है, जो जिनकी संख्या हमको लगता है कि 50-60 के करीब होगी, जिन लोगों ने लास्ट में निर्माण किया या कुछ टेक्निकल मामले की वजह से भुगतान नहीं हो सका, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने निर्माण किया, उन्हें भुगतान भी मिला है। यहाँ दो बार राहत की राशि, एक बार 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 20 लाख रुपया की राशि मिली। पिछले बार कुछ अंचलाधिकारी महोदय के और यहाँ के कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से या गलत सूचना यहाँ से दिए जाने की वजह से पिछली बार केवल 3 वार्ड को बार राहत की राशि मिल सकी, जबकि इफेक्टेड मेरा पूरी पंचायत थी। लेकिन कहीं ना कहीं ऑफिस की कुछ कमी की वजह से 3 वार्ड को सिर्फ मिला, तो उसमें भी बार राहत की राशि मिली है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट की राशन कार्ड है, तो उसका तो आप जानते हैं कि राशन कार्ड अब प्रखंड और फिर अनुमंडल के माध्यम से निर्गत होता है। उसमें भी जहाँ तक हम लोगों का सहयोग होता है, सहयोग करके वहाँ आवेदन फुलफिल करवाते हैं, लोगों को मिलता है। उसमें कुछ समस्याएं आती हैं, लेकिन गवर्नमेंट उस पर भी धीरे धीरे सुधार कर रही है, इसलिए मुझे आशा है कि जो लोग वंचित हैं उन्हें भी बहुत जल्द मिल जाएगा। बकिया कन्या विवाह योजना हो, पारिवारिक लाभ योजना हो, ये सभी अंचल और प्रखंड का मामला है। प्रखंड में जो आवेदन जाता है, वहाँ से वेरीफाई होने के बाद उन लोगों को भुगतान दिया जाता है, हो रहा है। लेकिन उसमें जिस लेवल से गवर्नमेंट का वर्क होना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी तो है कि जनता थोड़ा परेशान होती है। मिलता है, लेकिन परेशानी उठाने के बाद मिलता है, समय नहीं मिल पाता है। ये कुछ समस्याएं आती हैं, जिसका मुझे भी एहसास है। ऐसा नहीं कि प्रखंड उसमें नहीं चाहता या अनुमंडल नहीं चाहता। प्रखंड के भी जो हमारी जो अभी वीडियो हैं, वीडियो मैड बहुत अच्छी हैं और बहुत मेहनत करती हैं जनता के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो सिस्टम है, उस सिस्टम के कारण चलना है, हाँ हो रही है। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था, आप जानते हैं, शिक्षित हैं, तो पंचायत में जो आम सभा, ग्राम सभा, जो लोगों का सहयोग है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर योजना उसके बीच में बैठकर तय करनी है। इसको लेकर कितना लोग जागरूक हैं, खासकर आपकी नज़र में, वो बताएं। देखिए, जनता पूर्ण जागरूक है। जनता जागरूक है, जब भी आवश्यकता पड़ती है और ससमय जब भी बुलाया गया, लोग आते हैं, अपनी बात रखते हैं और उन लोगों की बातों से ही चयन कर करके जो योजनाएं सेलेक्ट की जाती हैं, उसमें जो बातें आती हैं और लगता है कि नहीं ये बात इन लोगों की सही है, उसको सिलेक्ट कर करके उस धरातल पे उतारा जाता है। तो जनता जागरूक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जनता के बीच में ये देखने को मिला है कि अब जैसे अभी खेती का सीज़न है, अभी इस वक्त अगर कहीं कोई आम सभा होती है या बैठक होती है तो बहुत सारे लोग नहीं आ पाते हैं, लेकिन जब समय मिलता है तो जनता आती है और अपना जो उच्च विचार है या बेहतर विचार है वो देती है और रखती है कि हाँ मुखिया जी ये होना चाहिए। आम सभा में बातें उठती हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और जब भी मैंने वार्ड नंबर 4 में आम सभा हम जनरली करते हैं, क्योंकि वार्ड नंबर 4 एक ऐसी जगह है कि वहाँ पर का जो स्कूल है उसका 6 वार्ड है इधर है और 6 वार्ड बालासात में है, दोनों मिला के वो सेंटर पड़ता है। तो लोग वहाँ आते हैं, आकर के अपने विचार रखते हैं और उनके विचारों के अनुरूप ही वर्क हुआ है और बेहतर हुआ है। मुझे लगता है कि जनता संतुष्ट है और जनता ने काम देखा है, अपनी नज़रों से देखा है कि कहाँ कहाँ इससे पहले की क्या स्थिति थी पंचायत की, अभी की क्या स्थिति है, उन वर्गों पे हो रहा है। 2-3 ऐसी समस्याएं हैं मेरे यहाँ। वो समस्या क्या है, जैसे अभी आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो कमाल मस्जिद से बनौल सीमांत तक एक रास्ता जाता है, जिसको मैंने पहले भी प्रयास किया कि आरईओ से निर्माण होना चाहिए, चूँकि पंचायत लेवल का वर्क नहीं था, बड़ा वर्क था, 1.5 किलोमीटर की सड़क है, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं हो पाया समय। उसमें भी मैं अभी 1500 फीट मनरेगा के माध्यम से पीसीसी किया हूँ ताकि लोगों को सुविधा हो। वार्ड 6 मेरा एक ऐसा वार्ड है जो आज़ादी के बाद से पहली बार वहाँ पीसीसी लोगों को देखने को मिला है और वो मेरी वजह से मिला है, मेरे कारण से मिला है। मैंने उसे प्रयास किया, लेकिन वहाँ अभी भी आवश्यकता है कि उस पर मुख्यमंत्री से सड़क निर्माण होना चाहिए। बालासात बाजार से मीनापुर सीमांत तक वो भी सड़क की स्थिति जर्जर है, उस पर भी मुख्यमंत्री निर्माण योजना के अंतर्गत या प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत काम होना चाहिए था। उसको मैंने इससे पहले विधायक को कहा था, लेकिन किसी कारणवश काम प्रोसेस में आगे बढ़ा लेकिन पूर्ण नहीं हो पाया। अभी पुनः जो अभी हमारे वर्तमान विधायक हैं मुकेश जी, उनके पास भी बात रखी गई है, उन्होंने कहा कि मैं इसको संज्ञान में लेते हुए कराऊंगा। और बालासात में विशेष रूप से जो पुरानी सड़क बनी हुई है, आरईओ के माध्यम से बनी हुई है, तो आरईओ के माध्यम से बनी है, उसके पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। उसकी वजह से जनता को कहीं ना कहीं समस्या का सामना करना पड़ रहा है, चूँकि अब टूट गई है, काफ़ी डैमेज हो गई है। जी, थोड़ा सा समय अभाव के कारण मैं रोक रहा हूँ आपको। मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा कि ओवरऑल जो पंचायत का विकास है आपकी नज़र में बेहतर है, ये आप कहेंगे? देखिए, मैं नहीं कहूँगा, ये मेरी जनता कह रही है, यहाँ की आवाम कह रही है कि मुखिया जी 20 वर्षों में जो विकास नहीं हुआ आपने वो काम करके दिखाया है। जी, बगल की जो पंचायतें हैं उसके लोग कह रहे हैं
हम पंचायत बगल से पहले आप ही के पास आते हैं। एक और जानकारी है कि विशेषकर तो मुखिया जी से प्रश्न पूछना चाहिए, लेकिन आप प्रतिनिधि हैं तो मैं आपसे पूछ ही लेता हूं कि हमारे चौपाल की टीम आप ही के पंचायत में, इस पंचायत में कुछ लोगों से बात की, उसमें मैंने भी प्रश्न पूछा तो लोगों ने कहा कि यहाँ पर पक्षपात किया जाता है। जैसे कि कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर विकास नहीं हो सका है, जो रोड सड़कें नहीं बन रही है, खासकर वार्ड नंबर 1 की बात सामने आई थी। इसको लेकर के आपने कुछ बात कही है या आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी आपने कहा, बहुत अच्छी बात कही है। मुझे लगता है कि यहाँ जिस तरह से मैंने वर्क किया है, जब मैं विद्युतीकरण का काम कर रहा था तो मैंने कभी ये नहीं देखा कि कौन व्यक्ति मेरा वोटर है, मेरा वोटर नहीं है, मेरा सपोर्टर है, मेरा सपोर्टर नहीं है। वो व्यक्ति जो घोर विरोधी है, उसके भी घर तक जहाँ संभव नहीं था मैंने पोल गाड़ने का काम किया, खुद अपने रिस्क पे। विरोधी शब्द तो यूज कर रहे हैं, विरोधी मानते हैं क्या आप? विरोधी मीन्स ये कहा कि वो अभी अपोज कर रहे हैं, अच्छे काम का भी अपोज कर रहे हैं। अच्छा, जो सच्चाई है वो आपके पास नहीं कर रहे हैं। अपोज करना ही विरोध होता है, मतलब किसी अच्छे काम पे भी विरोध करना को अपोज कहा जाता है। असहमति है, हाँ, उसकी असहमति असहमति है कि वो मेरे काम, चाहे मैं कुछ भी कर दूंगा, मैं मंदिर बनाऊं तो भी गलत है, मस्जिद बनाऊं तो भी गलत है, समझ रहे हैं? तो मामला यह है कि उनका ये अपना एक उसको अधिकार भी कह सकते हैं कि प्रजातंत्र में अधिकार है कि भैया आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो पक्षपात की जहाँ तक बात आई है तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। चाहे वो आवास की योजना हो, चाहे बाढ़ की सूची बनाने का समय रहा हो, मैंने एक एक व्यक्ति को चुन चुन करके प्रयास किया है कि कहीं कोई छूटने नहीं पाए। अगर कोई व्यक्ति मेरे दरवाजे तक नहीं आता है तो मैंने अपने लोगों को उसके दरवाजे तक भेज करके कहा कि जाके वहाँ साइन करा लो, लेकिन वो व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। और जहाँ तक वार्ड नंबर 1 की सड़क की बात आई है, तो आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि सरकार का क्राइटेरिया है कि सबसे पहले जो बड़ा वार्ड है उस वार्ड से शुरू करना है और धीरे धीरे छोटे वार्ड की तरफ आना है, और जो आपके पास फंड अवेलेबल है उसी में उसको एडजस्ट करते हुए काम करना है। तो जहाँ सड़कें बननी थी वहाँ बनती चली गई, जहाँ विवाद था किसी कारण से वहाँ रुका रहा। वार्ड नंबर 1 का भी एस्टीमेट बन करके तैयार है, वहाँ मटेरियल भी गिरा हुआ है, आपको जानकारी होनी चाहिए जी। तो आरोप का आप खंडन कर रहे हैं, शॉर्ट में अभी कहेंगे? हाँ, वहाँ मटेरियल गिरा हुआ है और मुझे लगता है कि अगले सप्ताह अगर आप आएंगे तो उस पीसीसी पे आपको मैं चला करके दिखाऊंगा, क्योंकि यथाशीघ्र उस पे 3 जगह ऐसा है, 3 ऐसा वर्क है वार्ड नंबर। हाँ, आपका काम हो जाएगा जी। तो ये बातें सामने आ रही है। देखिए, मैं ज़रूर कहूँगा कि इन्होंने अपनी बात रखी है, दर्शकों ने वो बात सुनी है, और ये जो वीडियो अभी रिकॉर्ड हो रहा है या आप ही के बीच आया है, तो आप भी अपना पक्ष जरूर रखें। आप दर्शक हमारे क्षेत्र से जुड़े हैं, इस पंचायत से जुड़े हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि इस पोखरेरा पंचायत की जो वस्तुस्थिति पर आप अपना कमेंट करें। और हाँ, योजना जो बात, जैसे आरोप की बात आई या इन्होंने अपना उन आरोप का खंडन किया है, तो एक बात और बेहतर सामने आ गई है कि अभी तक सड़क नहीं बनी, कागजी प्रक्रिया में जो भी समस्या रही लेकिन बनने वाली है। तो हम ये आशा रखेंगे कि जब सड़कें बनेगी तो हम आप सभी लोग वहाँ पर चलकर भी चौपाल करेंगे। हम आखिरी में जानना ये चाह रहे हैं, एक बात जो लोगों को समझ नहीं आती है, जैसे कि सरकार का जो पैसा आता है जनता के बीच उसकी भलाई के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, वो पैसा कहाँ से आता है आपकी नज़र में? वो हमारे दर्शकों को बताएं। ये आपके लिए जो पैसा पंचायत में आता है, पंचायत स्तर पर आता है, वो जनता का पैसा है या सरकार कहीं से मशीन से छाप के भेज रही है? नहीं, वो पैसा जनता का ही है और जनता का पैसा ही जनता के हित में लगाया जाता है। वो एक सिस्टम है जो जनता का पैसा सरकार के पास जाता है, टैक्स के रूप में हो, विभिन्न रूप के टैक्स के रूप में हो, या फिर जिस शक्ल में जाता है, तो जनता ही का पैसा है जो सरकार के पास जाता है, और सरकार जनता ही है। ये बात भी आपको समझना चाहिए। जब आप जनता बोलते हैं तो और सरकार बोलते हैं, तो जो यहाँ की जनता है वही सरकार है, क्योंकि प्रजातंत्र में जनता की ही सरकार होती है, जनता ही मालिक है और जनता ही इसकी अधिकारी है। तो जनता स्वयं अपने मालिक को चुनती है, यानी अपने प्रतिनिधि को चुनती है जी। तो वो अपने जनता में से ही किसी को प्रतिनिधि चुनती है, इसलिए उसकी मालिक भी जनता है। जनता अपने पैसे से खुद अपना काम विकास करती है, और एक सिस्टम है जिस सिस्टम के माध्यम से पंचायत में या राज्य में या फिर ज़िला में या प्रखंड में जहाँ भी जाता है, वो एक सिस्टम के माध्यम से जाता है। लेकिन ये पैसा तो जनता का ही है, जो सरकार खुद जनता चुनती है और उस सरकार के माध्यम से काम होता है जी। अभी एक और प्रश्न है, खासकर गांव ग्राम के लोगों को ये बात जाननी चाहिए, जो मैं इनसे पूछकर अभी आप इन्हीं के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, कि एक गरीब व्यक्ति भी सरकार को टैक्स देता है इनडायरेक्ट रूप से। जब वो आप जानते होंगे कि सामान भी खरीदता है तो टैक्स मिलता है। तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि गरीब व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहा है, जिसको राशन कार्ड सरकार ने दिया है, जिसको और योजनाओं का लाभ मिल रहा है, वो सरकार को कितना पैसा मदद कर पा रहा है या क्या तरीका है, वो एक बार दर्शकों को बताएं, चूँकि आपकी भाषा लोग बेहतर समझ पाएंगे आपके इलाके। देखिए, सरकार को चाहे वो गरीब से गरीब व्यक्ति क्यों नहीं हो,
जो भी वो खरीदारी करते हैं, सामान की खरीदारी करते हैं, चाहे वो खाद हो, चाहे वो अपने दैनिक उपयोग की जो चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें खरीदते हैं, उसके रूप में जो टैक्स सरकार को जाता है तो वो कहीं ना कहीं सरकार को पैसा देते हैं। चाहे वो राशन हो, तेल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, या अपने दैनिक चीज जो यूज़ की जो भी सामान यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जो टैक्स जाता है वो सरकार के पास ही जाता है। तो वो इस रूप में तो वो भी देते ही हैं, और वो पैसा वहाँ जमा होता ही है, और वही पैसा फिर घूम कर या अपने एक सिस्टम के माध्यम से फिर उनके लाभकारी योजनाओं के लिए या उनके उत्थान के लिए, उनके बेहतर लाइफ के लिए, बेहतर फ्यूचर के लिए गवर्नमेंट फंड अलॉट करती है भिन्न भिन्न नामों से। तो वो देते हैं अपने ही जो सरकार को पैसा देती है हर पब्लिक, हाँ, हर गरीब से गरीब जनता, और उसको रिटर्न करके सरकार फिर योजनाओं के माध्यम से भेजती है। अच्छा, एक बात बताइए, एक पंचायत में यदि विकास नहीं हुआ है, मान लेते हैं अगर नहीं हुआ विकास, तो क्या उसके लिए सिर्फ मुखिया जी जवाबदेह हैं, या जितनी भी जनता है, वोटर है, जो वयस्क व्यक्ति हैं, जो सरकार को टैक्स देती है, उस सभी लोगों को जवाबदेही अपनी अपनी तय करनी चाहिए? क्या कहेंगे आप? देखिए, ये प्रजातंत्र में तो जिम्मेदारी और जवाबदेही सभी लोगों की है। इसमें प्रजातंत्र में जवाबदेही सभी लोगों की है, चूँकि जनता ही अपने प्रतिनिधि को चुनती है। तो जवाबदेही और जिम्मेदारी इसमें केवल एक व्यक्ति पे लगाने से नहीं होती है। मुखिया जी किसी सड़क को बनवाना चाह रहे हैं और वहाँ पे 10 आदमी जा करके उसको डिस्टर्ब कर रहा है कि नहीं, इसको बनने नहीं देना है। किसी कारण से कोई भूमिदाता है, भूमि देना चाह रहे हैं, और कोई दूसरा व्यक्ति जा करके कहता है नहीं, मुखिया जी कोई सड़क नहीं बनाने देना किसी हालत में, और दूसरे लोगों को कह रहा है कि देखिए सड़क नहीं बना, मुखिया जी सड़क नहीं बना। कितना गलत किया मुखिया जी, सड़क निर्माण नहीं कराए, और जो भूमि देने वाले हैं जिसको मैं एग्री करके चला आता हूं तो उसको जाकर कह देते हैं देखिए सड़क नहीं बनने देना है किसी हालत में। पोल गाड़ने जा रहे हैं, मुखिया जी पोल गाड़ने जा रहा है तुम्हारे जमीन में, नहीं गाड़ने देना है उसको किसी भी स्थिति में। और वहाँ पोल नहीं गाड़ने दिया, जिसके घर में बिजली नहीं पहुंची तो उसको जाके कह रहे हैं कि देखिए, वही व्यक्ति जाके कह रहा है कि देखिए मुखिया जी आपके घर तक जो है लाइन नहीं जोड़ दिए, फलनवा के घर तक लाइन जोड़ दिया, आपके घर तक लाइन नहीं जुड़ा। और ये बात नहीं बताया कि हमने पोल ये बात नहीं कहा कि नहीं रोकवा दिए हैं, समझ रहे हैं जी। दूसरी इस तरह की योजनाएं कई जगहों पे मुझे ऐसी समस्याओं का सामना करना, मैं बोल दे रहा हूँ। मैं जब मैं बोलने शुरू करता हूँ तो मैं बोलता ही रहता हूँ। मेरे यहाँ आरियो सड़क से मास्टर नजरुल इस्लाम साहब के घर तक सड़क बनना बहुत जरूरी है, जो बनते हुए गाछी तक जानी चाहिए। वहाँ पर एक अच्छी खासी आबादी है, वहाँ लोग, सिर्फ आपकी जवाबदेही बनती है कि मेरी पहले पूरी बात सुन लीजिए। वहाँ सड़क बनना जरूरी है। मैं 5 साल से अटेम्प्ट कर रहा हूँ। लोग जमीन वालों को जाते हैं, टाइट कर देते हैं, जमीन नहीं बनने देना। वार्ड नंबर 1 में लाल बाबू के घर से लेकर के वहाँ एक प्राथमिक विद्यालय है। मेरे मुखिया बनने से पहले वहाँ कोई गाड़ी नहीं जाती थी, आपको जानना चाहिए। स्कूल है, 4 चक्का गाड़ी नहीं जाती थी। मैंने अपने बुद्धि विवेक से मिट्टीकरण करा दिया। काफ़ी गाली सुना मैं, जिसकी ज़मीन थी बहुत कुछ बोला हूँ, मुखिया जी क्यों बनवा दिए। अगले ने जा करके कह दिया कि देखो मुखिया तेरा ज़मीन में ज़बरदस्ती सड़क बना दिया, किसी हालत में सोलिंग नहीं होने देना। और वार्ड के लोगों को जाके क्या कह रहे हैं, देखिए मुखिया जी सड़क नहीं बनवा रहे हैं, इस सड़क बनना कितना जरूरी था, लोग परेशान हो रहे हैं। तो जवाबदेही सभी लोगों की आती है। वार्ड नंबर 3 में मजार शरीफ से मैं 2-3 बार थोड़ा सा समय आपके लेंगे, जब आपने समय ले लिया तो पूरा समय ले लीजिए। जरूर। मदरसा नूरुल हुदा से लेकर के सरकार मुहिब्बा साहब के मजार तक वहाँ पे निजी ज़मीन है 2-3 लोगों की। मैंने सभी लोगों को एग्री कर लिया कि इसमें सड़क बनने दीजिए, घर बन गया है, लोगों को बड़ी परेशानी होती है। मैंने काम भी शुरू कर दिया। काम जब शुरू कर दिया, वो लोग जो एग्री थे, काम शुरू हुआ, मेरी ट्रैक्टर चलने लगी, मैं खुद वहाँ खड़े होकर के काम करवाने लगा, और मुझे लग रहा था कि 2 से 3 दिन में वो सड़क बन जाएगी। फिर एक ज़मीन वाले को जाकर के टाइट कर दिया, देखिए मुखिया अगर ये रास्ता बना लेगा तो इसका नाम हो जाएगा, आप नहीं समझ रहे हैं, आप हमारे पक्ष के लोग हैं, इसको बनने नहीं देना किसी परिस्थिति में। वहाँ सड़क डिस्टर्ब हो गई। आधी सड़क बनी हुई है, आधी डिस्टर्ब है, जिस पर मैं लगातार प्रयासरत हूँ कि नहीं उसको बनाना, चाहे जैसे भी हो। क्योंकि उसको भी मैं ईगो बना लिया हूँ कि सड़क बनेगी तो बनेगी, हर हाल में बनेगी, नहीं बनने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। वार्ड नंबर 6 में नकी अहमद साहब के घर होते हुए वहाँ पे आले बाबू के दरवाजे तक, जहाँ पे संभव नहीं था वहाँ मैंने सड़क निर्माण के लिए हाथ लगा दिया। सभी ज़मीन वालों से बात हो गई कि ठीक है आप निर्माण कीजिए। मैंने निर्माण करना शुरू कर दिया। 40-50 हज़ार रुपया भी मैंने उस पर लगा दिया बगैर एस्टीमेट के। कहा कि वर्क हो जाता है फिर अल्लाह करके पदाधिकारी को दिखा देंगे। अपने निजी कोष से वहाँ निर्माण शुरू कर दिया। जब निर्माण शुरू हो गया, लोगों को लगा कि ये तो सड़क बन जाएगी, जो अब तक आज़ादी के बाद लोग बना नहीं पाया, ये मुखिया बनवा देगा। फ़ौरन एक ज़मीन वाले को टाइट कर दिया, गया बांस बल्ला गाड़ करके वहाँ घेर दिया। उसको कहा नहीं, इसको नहीं बनने देंगे जब तक कि आप ऐसे नहीं कीजिएगा, जब तक कि आप वैसे नहीं कीजिएगा। वो पेंडिंग में पड़ा हुआ, जहाँ 50-60 हज़ार रुपया मेरा फंसा हुआ है, जिस कारण से वो सड़क अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है। वार्ड नंबर 6 में रहमत के घर से आले बाबू के घर तक वहाँ भी विवाद उत्पन्न कर दिया, जिसके कारण सड़क अभी तक वहाँ पे रुकी हुई है। बालासाद बाज़ार पे मदीना मस्जिद से लेकर के और आपको ईदगाह तक, कब्रिस्तान तक सड़क बनना था।
जिसका एस्टीमेट बना हुआ है, जियो टैग हुआ उसमें 500 फीट जब मैंने पीसीसी कर दिया तो एक आदमी आया, आने के बाद रोड पे 2 बांस गाड़ दिया कि ये रोड तक मेरी ज़मीन निकलती है मुखिया जी, अगर आपको अब रोड बनाना है तो जाइए उधर गड्ढा को भरिए, भर करके बनाइए। वो भी हमारे ही समाज के लोग थे जो बात कहते हैं कि विकास नहीं हुआ, वो नहीं चाह रहे थे कि पीसीसी हो, जबकि ऑलरेडी उस पर सोलिंग है और आज से नहीं 20 साल से सोलिंग है। जब मुखिया जी पीसीसी करने गए तो नापी करा करके कह रहे हैं कि रोड हमारी है। तो चूँकि सोच में यह है कि विकास नहीं होना चाहिए, वहाँ बाधा उत्पन्न की गई, सड़क का निर्माण करने में मुझे कठिनाई आई, वहाँ रुक गया 500 फीट पर जा करके पीसीसी। आज लोगों को समस्या है, मैं स्वयं एक्सेप्ट करता हूँ, वहाँ पानी लग जाता है, कीचड़ हो रहा है, लेकिन पीसीसी करने किसने नहीं दिया? समाज के उन्हीं लोगों ने, जो लोग आज बोलते हैं कि काम होना चाहिए था। जब काम हो रहा था तो वहाँ आप सड़क की नापी करवाने लगे कि ये सड़क हमारी, जो सड़क 20 साल पहले से बनी हुई थी उस पर लोग चल रहे हैं, गाड़ी चल रही है, 4 चक्का चल रही है। जब मुखिया जी पीसीसी कराने के लिए दिए तो वहाँ पेंडिंग करा दिया गया। तो ये लाइबिलिटी और जिम्मेदारी समाज के सभी सदस्यों पे बनती है कि हम अपने सोच को डेवलप करें। अगर आज नीतीश जी की सरकार है तो तेजस्वी जी का भी ये पूरा उनका दायित्व बनता है कि सभी डेवलपमेंट के वर्क में पूरा सहयोग करें, केवल क्रिटिसाइज नहीं करें। अगर आज आमरा शरीफ पोखरेरा की मुखिया है तो यहाँ के सभी लोगों का ये दायित्व बनता है कि मुखिया जी के सभी विकास कार्यों में पूरा सहयोग करें। फिर जब उन्हें मौका मिलेगा तो वो अपने स्तर से काम करेंगे, जनता फिर उन्हें जब जिम्मेदारी देगी तो वो अपना काम करेंगे। जी हम बीच में नहीं रोकना चाह रहे थे, लेकिन हम आपको रोकेंगे। वीडियो चूंकि बहुत लंबा ना हो, मेरे दर्शक आपने देखा होगा, लेकिन काम की बात हो रही है, आपने जो देखा है वो बहुत ही बेहतर है। एक बात और बताइए, आपने कहा कि पूरे जनता की जवाबदेही बनती है कि समाज में विकास हो, पक्का है ना? बिल्कुल ठीक है। पूरे जनता अब जी मैं ये पूछना चाहूँगा कि आज आम सभा और ग्राम सभा को लेकर लोग व्यक्तिगत लाभ हो की बात जब सामने आती है तभी लोग जाते हैं। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, और कई सारे लोगों को मैंने सुना भी है और समाज को देखा भी है कि आम सभा जब होता है तो व्यक्तिगत लाभ की बात अगर हो जाए कि आज अगर किसी को कहा जाए कि वहाँ राशन कार्ड बनने वाला है तो लोगों की भीड़ लग जाएगी, लेकिन समाज की बेहतरी के लिए जब बात होती है तो लोग नहीं आते हैं। तो बताइए क्या ये गलत है या सही है? नहीं, आपका ये कहना है कि ऐसा देखने को मिलता है कि अगर कभी कभी पर्सनल लाभ की बात आती है कि जैसे आवास योजना का काम होने जा रहा है या राशन कार्ड का काम होने जा रहा है या कुछ ऐसा काम होने जा रहा है जिससे डायरेक्ट आपको बेनिफिट होगा, तो उसमें जागरूकता कुछ ज़्यादा होती है। लेकिन जब कॉमन वर्क की बात होती है तो जो जागरूक लोग हैं वो आते ही हैं, लेकिन ऐसा देखने को मिलता है कि वो जागरूकता नहीं होती है जो पर्सनल वर्क के प्रति होती है, और लोगों का डिमांड भी यही होता है। मुझे कभी कभी हंसी आती है अभिषेक जी। तो इस बार जी हम शॉर्ट में ये कहना चाहेंगे कि इस बार चुनाव फिर आने वाला है, क्या आपके परिवार से फिर से कोई रहेंगे मेंबर जो कि मुखिया के रूप में या किसी प्रत्याशी के रूप में आएंगे? आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूं और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि आज तक मैं कभी प्रतिनिधि बना ही नहीं और न कभी मैं मुखिया का उम्मीदवार बना। ये मेरा अपना एक स्टैंड रहा है कि सभी लोग उम्मीदवार बनते हैं कि देखिए मैं मुखिया का उम्मीदवार हूं, मुझे आप वोट दीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। लेकिन सिंगल आमरा शरीफ चुनाव लड़ी है, और एक बार नहीं 3 बार चुनाव लड़ी। इससे पहले एक बार 51 वोट से हम लोग डिफीट खा गए थे, एक बार 61 वोट से चुनाव में डिफीट खा गए थे, लेकिन हम लोग खुद से कभी उम्मीदवार नहीं बने। 5 साल मैंने वर्क किया है, पूरी ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ वर्क किया है। आज भी मेरा खुला स्टैंड है कि अगर हमारी जनता ये बोलेगी कि हाँ मुखिया जी मैं आपके कार्यों से संतुष्ट हूँ, आप पुनः मेरी सेवा के लिए आइए, तो आमरा शरीफ मुखिया उम्मीदवार बनेगी। अगर हमारी जनता की अक्सरियत, प्रजातंत्र में अक्सरियत होती है, अगर 100 में 51 ये कह रहा है कि हाँ आप सही हैं तो आप सही हैं। प्रजातंत्र में 100 में अगर 51 बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सही हैं। तो अगर जनता की अक्सरियत ये कहती है कि मुखिया जी आपके कार्यों से मैं संतुष्ट हूँ और आप पुनः मेरे सेवा के लिए आइए, तो निश्चित रूप से जनता की सेवा में हम लोग लगे हुए हैं। आज से नहीं लगे हुए हैं, जब मुझे उम्र नहीं थी उस वक्त मैं सेवा कर रहा था। मैं 2-3 चीज़ और बता देना चाह रहा हूँ जो सुन के आपको भी आश्चर्य होगा। आप भी क्षेत्र में भ्रमण करते हैं। मैं आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी से भी बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ हूँ, डॉक्टर रंजू गीता जी से भी बहुत मजबूती से जुड़ा रहा, और जब हमारे अर्जुन राय जी MP थे उस वक्त भी मैं मजबूती के साथ जुड़ा रहा। 3 बिल्डिंग मैंने तीनों से ली। देवेश चंद्र ठाकुर जी ने भी मुझे एक बिल्डिंग दी। जानते हैं उस बिल्डिंग को मैंने कहाँ दे दिया? मदरसा नूरुल हुदा में मैंने उस बिल्डिंग का निर्माण करवा दिया। डॉक्टर रंजू गीता ने मुझे बिल्डिंग दिया, उस बिल्डिंग का निर्माण मैंने अहमद रजा साहब के मदरसा में, मदरसा जामिया रहमानिया हमदिया में निर्माण करवा दिया। और एक और डॉक्टर अर्जुन राय जी से बिल्डिंग लिए, तो उस बिल्डिंग को मैंने जामिया रहमानिया मदरसा है उस मदरसे में बिल्डिंग दिलवा दिया। जबकि खुद जो मेरा स्कूल है कॉन्वेंट है, आज भी
एस्बेस्टस है और टूटा हुआ है और पानी चू रहा है। आज भी अभी आप चलिए, मैं दिखाता हूँ कि उसको स्वयं बिल्डिंग की ज़रूरत है। 3 बिल्डिंग लिया, तीनों बिल्डिंग 3 मदरसे बनवा दिया। उसके बाद राम कुमार शर्मा जी से 2 बिल्डिंग लिया 14-14 लाख की। एक बालासात महारानी स्थान मंदिर में दिलवाए और एक वार्ड नंबर 4 में दिलवाए, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों जगह भूमि विवाद में वो बिल्डिंग का निर्माण पूर्ण नहीं हो पाया। महारानी स्थान में लिंटर लेवल तक जा करके रुक गया, 4 नंबर में उसका प्लिंथे नहीं हुआ, चूँकि ज़मीन पर विवाद लोगों ने खड़ा कर दिया। तो मैं वो व्यक्ति हूँ कि कभी भी अपने लिए नहीं सोचा, जब भी सोचा तो जनता के लिए, समाज के लिए, समाज से जुड़े हुए लोगों के लिए। मुझसे पहले यहाँ हाई स्कूल नहीं था, हाई स्कूल का यहाँ निर्माण हुआ। इस बार एक प्रश्न आपसे है, इस बार उम्मीदवार अगर जनता कहती है, खैर आपने तो विकास किया है वो सामने है ही, तो इस बार अगर उम्मीदवार बन के आते हैं आपके परिवार से, तो क्या योजना भी कुछ बनाए हैं कि अभी समाज में इतना विकास और करना है? शॉर्ट में हमारे दर्शकों को बताइए क्या योजना है आपकी। देखिए, अब जो अगला टर्म आता है और अगर मुझे जनता ये कहती है कि नहीं आप सेवा के लिए आइए, तभी मैं सेवा के लिए आऊँगा। अगर मुझे ये लगता है कि नहीं जनता की अक्सरियत चाह रही है तब आऊँगा, नहीं चाह रही तो मैं इस फील्ड में नहीं आऊँगा। मेरा स्पष्ट है। और अगर जनता मुझे सेवा का मौका देती है और मुझे पुनः निर्वाचित करती है, चुनती है अपनी सेवा के लिए, तो जो यहाँ शेष बचे हुए काम हैं, जिसमें पीसीसी कुछ गलियों में बचा हुआ है, कुछ वार्ड में अभी भी वर्क बचा हुआ है, कुछ सड़कों का काम बचा हुआ है, उन सड़कों के काम को करना है, करवाना है। लेकिन मूलभूत जो मेरा जो फोकस है वो एजुकेशन पे फोकस रहता है, क्योंकि ये जो काम है ये तो होता है और निरंतर होता रहेगा। सड़कें बनती रहेंगी, टूटती रहेंगी, बनती रहेंगी, टूटती रहेंगी, लेकिन समाज को डेवलपमेंट की ओर ले जाना है और आगे बढ़ाना है तो केवल उसको जागरूक करने की आवश्यकता है। और शिक्षा के क्षेत्र में जब तक कि आप शिक्षा के क्षेत्र में जागरूक नहीं करेंगे, उस वक्त तक समाज के विकास की कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। उसी पर आप काम करेंगे? मैं उसी पर काम कर रहा हूँ 1997 से और आगे भी करता रहूँगा। अभी भी मेरा वर्क चल रहा है उस पर कि लोगों को जागरूक करें कि अपने अगर स्वयं शिक्षित नहीं हो सके तो अपने बच्चों को शिक्षित करें और आगे बढ़ाएं। केवल सरकार पे आधारित योजनाओं से समाज का विकास संभव नहीं है, ये मेरा अपना मानना है। जब तक व्यक्ति का विकास नहीं होगा, समाज का विकास नहीं हो सकता। और व्यक्ति के विकास के लिए शिक्षा का विकास विकसित होना अवश्य है। यही मेरी आखिरी में एक प्रश्न है आपसे कि लोग सही उम्मीदवारों का चयन करें। ऐसे भी आप अभी मुखिया हैं, मतलब आपके परिवार से मुखिया हैं, तो अब चुनाव जो आएगा तो इसमें कोई भी व्यक्ति लोभ, मोह और भय से दूर होकर निष्पक्ष रूप से चुनाव में भाग लें। हर एक वोट अपना जरूर डालें और चुनकर बेहतर प्रतिनिधि को चुनें। क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, मुझे लगता है कि पंचायत चुनाव जो होता है तो पंचायत चुनाव में सभी लोग सभी को जानते हैं, क्योंकि एक आदमी के बारे में लोग डिटेल जानते हैं कि कौन व्यक्ति कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका किरदार कैसा है, उसका बोलचाल कैसा है, गरीबों के साथ उसका मिलना जुलना कैसा है, उसका उठना बैठना कैसा है, उसके सारे विचारों को वहाँ पे गरीब बैठ पाते हैं कि नहीं, बोल पाते हैं कि नहीं, वहाँ अपनी बात रख पाते हैं कि नहीं। तो ये जनता, जो पंचायत से जुड़ी हुई जनता, ये तकरीबन सभी प्रतिनिधि के बारे में, जो लोग भी उम्मीदवार बनते हैं उसके बारे में डिटेल लोग जानते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि लोग जानते हैं, और मैं स्पष्ट माइक पे भी कहता हूँ कि जब आपकी आत्मा मान ले और आपकी अंतरात्मा बोले तभी आप मुझे वोट देना। मैं जब भी जनता के बीच में जाता हूँ तो मैं एक बात कहता हूँ कि कभी भी किसी के दबाव में, किसी के कहने पे, लालच में या मेरे आप सामने होने की वजह से मत ऐसा कहिएगा कि आप मुझे वोट देना है, क्योंकि वोट एक ऐसी चीज़ है कि जो बहुत बहुमूल्य है। वो आपके फ्यूचर को, आपके बच्चों के फ्यूचर को, आपके समाज के और आपकी पंचायत के फ्यूचर को कहीं ना कहीं एक रूप देता है। तो इसलिए किसी के दबाव और भय में क्यों देंगे? आपको अगर उचित लगता है कि नहीं मिनहाज तरन्नुम बेहतर है, आमरा शरीफ बेहतर है, तो बेहतर है। अगर बेहतर नहीं है तो जो बेहतर है उस बेहतर को सिलेक्ट करना है। ये मैं माइक से एलानिया बोलता हूँ जब भी मैं जाता हूँ फील्ड में, तो कि आप बिल्कुल अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पे वोट करें, कभी किसी दूसरे के कहने और सुनने पे नहीं, बहकावे पे नहीं, अपने लिए, अपने बाल बच्चों के बेहतर के लिए और बेहतर डिसीजन लें। जी, तो दर्शकों के लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि सारी बातें हमने आपके सामने रख दी है और कुछ ऐसे मैटर हैं जो मैं आपको दिखा दूंगा कि इन्होंने वीडियो भी बना कर रखा है। जो काम इन्होंने किया है वो भी वीडियो है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और पहले भी आपने देखा होगा कि जो योजनाएं इन्होंने की है उसके लेकर वीडियो बना है जो आपने देख लिया होगा। तो आगे भी ऐसी जानकारी लेकर हम लोग आते रहेंगे। आखिरी में ये बात जो इन्होंने कही कि बेहतर को चुने, अगर ये बेहतर है तो इन्हें, नहीं तो आपके अंतरात्मा में जो आवाज़ आती है उसको लेकर बेहतर चुने, क्योंकि वोट एक आपका विशेष अधिकार है आपका। उस पर आपकी नज़र में जो सही है वही सही है, आप उनको वोट करें। और एक बात और ध्यान रखें कि बेहतर चुनेंगे तभी बेहतर पाएंगे। यदि आप लोभ, मोह, भय
या किसी कारण से गलत आदमी को चुन लेंगे तो उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा, आपके पूरे परिवार पर, पूरे समाज पर, और आने वाले भविष्य में कई वर्षों तक पड़ेगा, सिर्फ अगले 5 साल तक नहीं। तो इसको लेकर बड़ी ध्यान से वोट करें और एक एक वोट कीमती है, वो भी ध्यान रखें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के में भाग लेने के लिए। आप यहाँ आए इसके लिए मैं स्वागत के साथ आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और अभी आप जो यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ देख रहे हैं ना, ये सोफ़ा सब लगा हुआ है, जानते हैं जी। मेरे यहाँ का जो एक महादलित आता है वो भी मेरे बराबरी में इसी सोफ़े पे बैठता है। मेरे यहाँ का एक आम आदमी जो आता है उसको भी ये है कि इसी सोफ़े पे बैठना है, कभी भी खड़े नहीं रहना, और जो भी बात हो खुल के मेरे सामने रखना है। मेरा एक सिद्धांत है कि अगर चाय आएगी तो सभी के लिए आएगी और नहीं आएगी तो किसी के लिए नहीं आएगी। इससे पहले लोग या अभी भी लोग मुखिया के बारे में ऐसा लगता है कि मुखिया के सामने हम कैसे बोल सकते हैं, मुखिया के सामने हम कैसे जाएं, उसके सामने कैसे अपनी बात को रखें। लेकिन मैं एक आम से आम आदमी को कहता हूं, और वो लोग आते हैं मेरे साथ, बैठते हैं, बैठे और बात करें और खुल के बात करते हैं। मैं कहता हूं कि जो भी आपके बात मन में हो, मेरे बारे में जो भी आपके मन में बात रखिए, मुझे लगेगा कि नहीं कहीं मुझसे गलती हो रही है, मैं उसको सुधार लूँगा, और अगर लगेगा कि नहीं आप कहीं गलत कन्फ्यूजन में है तो मैं आपको सुधार दूंगा। मैं और तमाम लोगों से भी कहता हूँ जो लोग कमेंट करते हैं कि आप वास्तव में अगर विकास चाहते हैं तो आप मेरे साथ बैठें और मुझे सही सुझाव दें, क्योंकि आप जब सही सुझाव देंगे तो स्वतः विकास होगा। कमेंट करने से कभी भी विकास नहीं हो सकता है। कमेंट करने से बेहतर है कि आप मेरे साथ बैठें और बैठ करके चर्चा करें, और चर्चा करके अपने सही सुझाव दें, और उस सुझाव में से जो भी आपके अच्छे सुझाव और विचार होंगे मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूं और उस पर काम करता हूं। ये मेरा सिद्धांत रहा है कि एक आम आदमी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए मेरी पंचायत में। तमाम पंचायत वासियों की ओर से, माननीय मुखिया श्रीमती आमरा शरीफ की ओर से और मिनहाज तरन्नुम की ओर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चौपाल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि नहीं, जनता के बीच बात जानी चाहिए, सच्चाई आनी चाहिए और लोगों को समझना चाहिए और आपको सुनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने समय तक सुना। और चौपाल जो कार्यक्रम चल रहा है, ये तो एक परिवार की तरह हम लोग जुड़े हैं। आप हमारे दर्शकों में अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि भी हैं, साथ ही साथ यहाँ के लोग भी हैं, हर क्षेत्र से लोग जुड़े हैं। तो आप सभी लोगों का जो मैंने अभी जो दिखाया है, जो मिनहाज तरन्नुम जी से अभी बात हुई है, वो जो बातें सामने आई है, इस पर आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि इनके सहयोग के लिए, इनके बेहतरी के लिए, समाज की बेहतरी के लिए अपने अपने स्तर से प्रयास करें। आगे भी ऐसी खबर को लेकर हम लोग आते रहेंगे, हमारी यही आशा है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।